नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम यूपी कैडेट में या अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो दूसरे प्रश्नों से काफ़ी मेल खाते हैं। मेल खाने की वजह से वो कई बार हमसे गलत हो जाते हैं या हम गलत ना हो इसलिए उनको छोड़ देते हैं। तो उन कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिससे दो चार प्रश्न हर बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो काफ़ी एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं। आज हम उनको क्लियर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत। जैसे कि अब जनरल एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे तो पहले एग्रीकल्चर शब्द की बात करेंगे। एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। मतलब कि जितने भी कल्चर से संबंधित शब्द हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, पोल्ट्रीकल्चर, ये सब क्या है, लैटिन से संबंधित हैं। तो जो कल्चर से हो गए वो लैटिन हो गए। उसी तरीके से बात करेंगे हम एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक का हो जाएगा। ग्रीक हिंदी में भी लिख देगा तो ग्रीक। अब एग्रोनॉमी ग्रीक हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेंगे कि एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में? कीटों का। तो ये भी क्या हो गया, ग्रीक हो गया। तो मतलब जिसमें लॉजी लगा हुआ हो वो सभी क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब बात करेंगे हम पोमोलॉजी की। तो पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी एक लैटिन भाषा का या लैटिन प्लस ग्रीक, क्योंकि पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लोगस। तो पोमम जो है वो क्या है, लैटिन है, और लोगस क्या है, वो ग्रीक है। तो अगर पोमोलॉजी पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, यानी कि ये फलों का अध्ययन पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक। अगर ये ऑप्शन है सबसे पहले ये सही होगा, अगर ये नहीं है तो लैटिन सही होगा। तो अब इसमें लॉजी जरूर लगा है लेकिन ये ग्रीक नहीं होगा। तो आप लोगों को ये एक अपवाद स्वरूप याद रखना है कि पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक या केवल लैटिन भाषा का शब्द है। अब कई बार पूछ लेता है, कुछ किस्में हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। जैसे कि पूछ लेता है सेब किसकी किस्म है? तो सेब जो है ये बेर की किस्म है। बेर की किस्म किसकी किस्म है? बेर की। सेब बेर की किस्म है। एकदम सेब नुमा दिखता है, छोटा छोटा सा गोल बेर होता है सेब किस्म का। सेब जो किस्म वैरायटी होती है उसका, तो कैसा है, बेर की किस्म है। सेब किसकी किस्म है? बेर की। एक वैरायटी है विंटर बनाना किसकी है? विंटर बनाना देखो, विंटर बनाना नाम है लेकिन वैरायटी किसकी है? सेब की। विंटर बनाना किसकी वैरायटी है? केले की मत लगा देना, सेब की। विंटर बनाना सेब की किस्म है। उसी तरीके से बहुत सारी वैरायटी है जैसे कि पूसा डेलिशियस, रेड डेलिशियस, पूसा डेलिशियस और रेड डेलिशियस दोनों एक जैसी किस्में हैं। अब इसमें पूसा डेलिशियस और रेड डेलिशियस दोनों एक जैसी किस्म है। तो अब रेड डेलिशियस जो कि किसकी है? डेलिशियस से ज्यादातर संबंधित सभी किस्में सेब की हैं। तो ये किसकी है? सेब की, रेड डेलिशियस। लेकिन अब पूसा डेलिशियस आ गई। पूसा डेलिशियस पपाया की किस्म है। तो याद रखना है पूसा डेलिशियस किसकी है? पपीता की। रेड डेलिशियस किसकी है? सेब की। रेड डेलिशियस किसकी है? सेब की। और पूसा डेलिशियस
पपीते की, ये सब चीजें, ये सब काफी आपको याद रखनी है। जैसे कि स्वीट 72, स्वीट 72 किस्म किसकी है? स्वीट 72, स्वीट 72 ये मिर्च की किस्म है। स्वीट 72 किसकी किस्म है? मिर्च की। ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है। जैसे अब बॉटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो बॉटेनिकल नेम विग्ना रेडियाटा, रेडियाटा और विग्ना मूंगो, मूंगो। अब इसमें एक मूंग का है बॉटेनिकल नेम और एक किसका है? उर्द का है। तो विग्ना मूंगो जिसमें लगा है ये उर्द बीन का, उर्द का बॉटेनिकल नेम है, और विग्ना रेडियाटा मूंग का। अब देखिए मूंगो इसमें लगा है लेकिन ये उर्द का है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी। इसी तरीके के कंफ्यूज कराने वाले क्वेश्चन यूपी गेटेड समेत समस्त एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि सामान्य प्रश्न तो सभी कर लेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई वैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि P5 किसकी किस्म है तो सभी बता देंगे कि मटर की है, लेकिन वो उस तरीके का प्रश्न नहीं पूछेगा जो उससे संबंधित नहीं होगा। पूछेगा सेब किसकी किस्म है, पहले ऑप्शन दे देगा सेब की, तो उसमें स्वीट विंटर बनाना किसकी किस्म है। विंटर बनाना का मतलब ये नहीं है कि वो केले की किस्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है कि मूंगो लगा है लेकिन किसकी किस्म है? उर्द की। विग्ना रेडियाटा किसकी है? मूंग की। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही कायदे से क्लियर करनी है ताकि एग्जाम के टाइम गलत ना हो और एग्जाम अच्छा जाए। अब जैसे कि गेहूं, धान, अब इनके जन्म स्थान, गेहूं का जन्म स्थान होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, एशिया। धान का होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, पूरा पश्चिम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। इसमें आपको याद रखना है गेहूं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हीट, और धान को पैडी। तो अब इसमें देखो ये डब्लू आ रहा है और इसमें पूरी लाइन में इसमें डब्लू आ रहा है ना, और इसमें किसी में डब्लू नहीं आ रहा है। तो डब्लू वाला डब्लू से मिलाना, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिम में डब्लू आ रहा है और व्हीट में भी डब्लू आ रहा है। तो पश्चिम, जब दक्षिणी पश्चिमी की बात करें तो गेहूं का जन्म स्थान, और दक्षिणी पूर्वी का। अब इसमें अगर पैडी में भी डब्लू आता कहीं पर, या दक्षिणी पूर्वी एशिया में डब्लू आता, तब तो कहते सर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन नहीं। तो ये डब्लू वाला इस डब्लू से मिलाना है, यानी गेहूं का जन्म स्थान क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यानी साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में कौन सा देश? तुर्की। इसमें कभी कभी आ जाता है इंडो वर्मा क्षेत्र धान में। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। साउथ वेस्ट एशिया इस तरीके से क्लियर रखना। साउथ वेस्ट से याद आया मानसून। भारत में कौन सा मानसून सर्वाधिक बारिश करता है? भारत में कौन से मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी मानसून। आप लोगों को याद रखना है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट आप लोगों को क्या रखना? साउथ वेस्ट होता है कि भारत में सबसे अच्छी वर्षा या सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा मतलब सबसे अच्छी वर्षा। तो अच्छी वर्षा किससे होगी? साउथ वेस्ट, यानी जो वेस्ट है यही क्या है? वेस्ट है। तो आप लोगों को याद रखना है वेस्ट वेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी या सबसे ज्यादा बरसात किससे होती है? करीब 70% तक साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो केरला से होते हुए जून जुलाई के महीनों में उत्तर भारत में आकर
पूरे भारत में लगभग वर्षा करता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट। वेस्ट ही क्या है बारिश के लिए भारत में? बेस्ट है। इस तरीके से आप लोगों को चीजें काफी क्लियर रखनी है ताकि वहां एग्जाम में गलत ना हो। पूछ लेता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। अब देखो हरित क्रांति के जनक, अगर ये एक प्रश्न आ जाए हरित क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन N.E. बोरलॉन्ग, दूसरा ऑप्शन M.S. स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, चौथा ऑप्शन विलियम गॉड। तो देखो जब पूछ रहा हरित क्रांति के जनक, किसी देश का नाम नहीं ले रहा है कि चीन में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, कि अमेरिका में हरित क्रांति, कुछ भी नहीं कह रहा। वो पूछ रहा हरित क्रांति के जनक, तो N.E. बोरलॉन्ग होंगे। कौन होंगे हरित क्रांति के जनक? N.E. बोरलॉन्ग। अब जब तुमसे जोड़ दे के पूछे कि हरित क्रांति के जनक नहीं बताना है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? भारत में, तब प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन, भारत में। अब वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक या दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विलियम गॉड, उन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। आपको याद रखना है विलियम गॉड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। पहले हरित क्रांति के जनक पूछेगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो M.S. स्वामीनाथन है। फिर पूछे हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो सॉरी, अगर पूछ रहा हरित क्रांति के जनक तो आपको लगाना है N.E. बोरलॉन्ग। आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक, तब भी N.E. बोरलॉन्ग, या कुछ भी ना पूछे, केवल इतना पूछते कि हरित क्रांति के जनक हैं, तो कौन है? N.E. बोरलॉन्ग। अब पूछ ले आपसे कि भारत के हरित क्रांति के जनक बताओ, तो जो भारत पूछ रहा है तो तुमको विश्व वाले नहीं बताने। भारत के हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति नाम दिया था विलियम गॉड ने। वर्गीज कुरियन क्या है? वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक हैं। हम शंकर किस्म के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि हम बात करें प्रथम शंकर किस्म, तो HB फर्स्ट। तो देखो इसमें याद करने के लिए तो रट्टा लगा सकते हो आप, लेकिन अगर समझने की कोशिश करो तो H से हाइब्रिड, B से बाजरा। जहां पर कोई कॉन्सेप्ट ना लगे वहां पे रटना तो सही, लेकिन कोशिश करो कि कुछ कॉन्सेप्ट मिले जिससे रटना ना पड़े। हाइब्रिड बाजरा, तो बी से बाजरा, तो हाइब्रिड अब ये किसकी किस्म होगी? अब बाजरा जब इसमें लगा है तो हाइब्रिड बाजरा। HB फर्स्ट किसकी किस्म है? बाजरे की प्रथम संकर किस्म। किसकी? बाजरे की। लिख लो प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर या हाइब्रिड किस्म, हाइब्रिड किस्म। HB फर्स्ट किसकी है? बाजरे की। ठीक, उसके बाद में CSH1 जो किस्म है ये 1961 में विकसित की गई थी। ये ज्वार की प्रथम संकर या प्रथम हाइब्रिड किस्म किसकी है? ज्वार की। कौन सी? CSH1।
उसके बाद में भारत में मक्के की अगर बात करें तो हाइब्रिड किस्म गंगा 101, ये हाइब्रिड किस्म है किसकी? मक्के की। सीओ 205, ये ज्यादा पूछी नहीं जाती लेकिन आपको पता होना चाहिए। CO 205 शुगर कैन गन्ने की प्रथम संकर किस्म CO 205 ICPH8 किसकी है? ये हो गई गन्ने की। ये पिजन पी अरहर है ना, अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ICPH8। KRH1 पैडी, याद रखना है। अब धान से याद आया कि धान में पूछ लेता है कि संकर धान के पिता तो युआन लांग पिंग, ये कहाँ के थे? ये चीन के थे। तो भारत में प्रथम धान की संकर किस्म KRH1। H4 कॉटन यानी कि कपास की प्रथम संकर किस्म है जो इंट्रा स्पेसिफिक किस्म है। कौन सी? H4 किस प्रथम संकर किस्म है? कपास की। तो ये इनसे कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये अगर आप लोगों को पता रहेगा तो उससे जो है काफी मदद मिलेगी आप लोगों को क्वेश्चन सही करने में। और पूछ लेता है प्रश्न कभी कभी कि प्रोटीना किसकी किस्म है? तो हाई क्वालिटी प्रोटीन मेल, ये मक्का की किस्म है, मक्का की। HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन OPEC2। तो ये आप लोगों को याद रखना है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। अब देखो जिस किस्म में शक्तिमान लगाओ, शक्तिमान से रिलेटेड सभी किस्में किसकी होंगी? मक्के की। गंगा से रिलेटेड सभी किस्में किसकी होंगी? मक्का की। ये सब चीजें याद रखनी है। विवेक मोस्टली मक्का की होती है। डेक्कन मक्का की किस्में होती हैं जिनमें गंगा 1, गंगा 101, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ये सब हो। विवेक 1, विवेक 2, इस तरीके की जो किस्में हैं वो मक्का की हैं। जैसे कि HD अगर लगा हो, HD 2967, HD 3086, HD 3226, तो ये सब किस्में किसकी हैं? गेहूं की हैं। ये सब चीजें याद रखनी है। PBW पंजाब ग्रेट भीड़, ये सब किसकी हैं? गेहूं की। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझनी है। ये अगर समझ में आ गया तो आपको किस्में बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोगों को उम्मीद है इससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी कुछ, क्योंकि सब कंफ्यूजिंग पॉइंट थे जो हमने अभी बताए। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।